बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 17 का, और आज हम बात करेंगे स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। बेटा देखिएगा ज़रा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी डेफिनेशन की। ज़रा डेफिनेशन देख लें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। पहले तो मैंने एक डेफिनेशन सिंपल सी लिख दी, वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द मटेरियल। समझ आ गई होगी आपको कि वो वर्क डन जो मटेरियल को डिफॉर्म करने में हुआ उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। अगली डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। आगे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब इसका मतलब क्या है, ये जो डेफिनेशन है, जो सेकंड डेफिनेशन मैंने लिखी, ये मैं इस पे टिक लगा रहा हूं। ये डेफिनेशन बच्चे हमें बहुत इजीली एक चीज एक्सप्लेन कर रही है। इस सारे टॉपिक का एक लुब्बे लुबाब क्या है, इसमें हमने करना क्या है। देखिए बच्चे, होता ये है कि आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये, जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था, एक हमने ना मटेरियल ले लिया जी, उस मटेरियल को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया। अब स्ट्रेच करना शुरू जब हमने किया तो मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी उनमें स्टोर होने लग पड़ेगी। अब जैसे आप ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करोगे, वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बच्चे, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर दोबारा चले जाएंगे और वो अपनी ओरिजिनल शेप में दोबारा आ जाएंगे। अब यहाँ ज़रा देखें, इसको मैं थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा कि कैलकुलेशन में सबसे पहले मैंने बनाया ग्राफ। अब ये ग्राफ है फोर्स और लेंथ के दरमियान। याद रखें ये ग्राफ जो मैंने बनाया है, ये बच्चे स्ट्रेन एनर्जी के अंदर स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल का जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ तब तक है, ये देखो, ये यहां तक मैंने बनाया, आगे एच हो गया, ये सिर्फ यहां तक लेंथ इंक्रीज हुई। इसका क्या मतलब है, यहां तक जितनी फोर्स लगी और लेंथ लगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के इस पॉइंट तक। इससे आगे गए, अब लेंथ नहीं इंक्रीज हो रही, क्या बढ़ रहा है बेटा, फोर्स बढ़ रही है। ये देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आ गई। जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, वाई एक्सिस से यूं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, उसमें तो बेटा सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स की वैल्यू होगी। फोर्स की एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आज आने लग पड़ेगी कि अब फोर्स कांस्टेंट लग रही है। पहले क्या था, फोर्स ग्रेजुअली बढ़ रही है, किसके साथ, लेंथ के साथ। अब होता क्या है कि पहले आप क्या करते हैं, एक बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, उसको खींचते हैं, उसकी लेंथ बढ़ रही है और फोर्स बढ़ रही है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, फोर्स बढ़ रही है। ये इसके बाद बेटा मॉलिक्यूल इलास्टिक, जब तक वो इलास्टिसिटी में रहेगा, जब तक वो इलास्टिसिटी में रहेगा, यानी उसमें जो डिफॉर्मेशन है, जब तक वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी, तब तक हम क्या कहेंगे कि जनाब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जब ये स्ट्रेट लाइन अचीव हो जाएगी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिसिटी खत्म, ये प्लास्टिसिटी में मूव कर गया है, तो हमारा क्या काम है, हमने इलास्टिसिटी तक इसको ऑब्जर्व करना है। अब आगे चलते हैं। अब देखें कि बेसिकली ना मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ जब L1 लेंथ तक चीज़ पहुंची, जो लेंथ है वो इनलार्ज हुई, L1 हो गई, कितनी फोर्स एक्सर्ट करने पर, F1 फोर्स एक्सर्ट करने पर। तो अब ज़रा आप गौर करें कि ये बेसिकली, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये बेसिकली एक एरिया बनता है F और L के दरमियान। ये है इसका पॉइंट जिस पे ये दोनों मीट कर रही हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके अंदर ये जो एक बच्चे ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को मैंने
छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया और हर को मैंने कहा कि हर एक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है बच्चे, ये मैंने डेल्टा एक्स लिखा। डेल्टा एक्स हर छोटे एरिया की बच्चे क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट है। अब जरा देखें, यहां मैंने लिखा है कि द एक्सटेंशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट्स ईच ऑफ डेल्टा एक्स, सो फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इतना छोटा कर दिया, ये जो फासला था ये पूरे फासले को इतने से में डिवाइड किया, फिर इतने हिस्से में, फिर इतने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जब बच्चे हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा, ये बात हमने पहले भी की हुई है कि फोर्स कांस्टेंट हो जाती है। ये वर्क डन आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। उसमें भी आपने क्या किया, आपने इंटरवल्स को बहुत छोटा कर दिया, उनको कंप्रेस कर दिया। जब वो इंटरवल छोटे छोटे हो गए तो हमने क्या बात की, लो जनाब अब इंटरवल हो गए हैं छोटे। जब इंटरवल छोटे हो गए हैं, इनमें फोर्स का वेरिएबल होना इतना मामूली है कि वो फोर्स कांस्टेंट ही कंसीडर की जाएगी। अब देखें जी, इसके बाद मैंने ये फॉर्मूला लिखा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स। ये इस स्मॉल से एक एरिया एलिमेंट के अंदर जो वर्क डन हुआ मैंने वो ले लिया। अब जब फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन भी बच्चे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आगे चलें जी, टोटल वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग द एक्सटेंशन L1 इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ दीज पार्ट्स विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा OAB। अब इसका क्या मतलब है, ये जो जितने भी मैंने स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में इसको डिवाइड किया है, याद रखें ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, हर एक का एरिया लिया, हर एक पर हमने वर्क डन मालूम किया। अब जितने वर्क डन थे उन सबको सम भी करना था। पहले वर्क डन मालूम करो, फिर सबको सम करो, सम करने के बाद अपना डिटरमाइंड आंसर निकालें जी, ये टोटल इस सारे एरिया में कितना वर्क डन हो रहा है वो निकलेगा। पहले इसको सम करो, फिर इसको सम करना था। तो हमने इसके लिए आसानी क्या ढूंढी, हमने ज़रा गौर किया, हमने कहा यार ये सम करना बड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इधर ज़रा गौर करते हैं ये शेप कौन सी है। तो बच्चे ये बड़ी आसानी से हमें नज़र आ रहा है कि ये एक ट्रायंगल है। और अब हमने सिंपली क्या करना था, हमने यहाँ लिखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमाइन करो और आप क्या कहोगे कि जो वर्क डन है ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की। सिंपल सी बात है। जरा देखें जी, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ डेल OAB, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर है वर्क डन। अब जरा देख लेते हैं जनाब, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखिए जी 1/2 OA, उसके बाद 1/2 OB, यानी के जो बेस है, जो ट्रायंगल की बेस है वो और जो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है, उन दोनों का प्रोडक्ट और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है हमने, 1/2 से। अच्छा जी, अब जरा आगे देख लेते हैं, OA क्या है बच्चे हमारे पास O से A के दरमियान क्या है जी, L1 है। O से B के दरमियान हमारे पास क्या है, O से A के दरमियान L1 और O से B हमारे पास बच्चे क्या है जी, फोर्स है। अब देखें भाई, यहां तक मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी आपको। अब आगे चलते हैं, वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वही बात आ गई ना जो यहां मैंने की थी कि जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ इन द वायर। इट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। क्या मतलब इसका, जब आपने वायर को खींचा, फोर्स एक्सर्ट की, जैसे आप टेंसाइल टेस्ट में करते होते थे वायर की, जब आपने उसको खींचा, मैंने अभी आपको बताया उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग हो गई। अब वो जो स्पेसिंग हुई है, अगर वो इलास्टिक लिमिट में ही रहेगा तो बेसिकली क्या हुआ है, वो जो स्पेसिंग क्रिएट हुई है, जैसे आप फोर्स को यहां से देखो, यहां मैं F लिख देता हूं, जैसे आप फोर्स को बच्चे रिमूव करोगे, फोर्स आप खत्म करोगे, अब वो स्पेसिंग थी
उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। आप इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो क्योंकि इलास्टिसिटी है ना। आपने जैसे ही वो फोर्स रिमूव की, जैसे वो रिमूव की, वो दोबारा जल्दी से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गए। वो मॉलिक्यूल सारे दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गए। तो क्या था कि वर्क डन हुआ, फोर्स एक्सर्ट हुई, और डेल्टा एक्स मेरे पास क्या था बेटा, डेल्टा एक्स उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट थी। तो एक वर्क डन हुआ, किस फॉर्म में हुआ, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हुआ। अब इसकी यूनिट्स भी देख लेते हैं, अब इसकी यूनिट्स भी हम देख लेते हैं। इसकी यूनिट्स में क्या बात करेंगे हम, जरा गौर करें। यूनिट्स ऑफ एनर्जी, सबसे पहले बेटा फोर्स है, और फोर्स की क्या यूनिट होती है हमारे पास, न्यूटन। उसके बाद हमारे पास लेंथ है, लेंथ की क्या यूनिट होती है हमारे पास, मीटर। जरा गौर करें, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी, न्यूटन मीटर। देखो ये है न्यूटन, ये है मीटर। न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है बच्चे, जूल के बराबर होता है। आगे चलते हैं जी। अब यहां हमने बात की कि वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो इस जगह पर मैं सिंपल इसको पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी तो लिख सकता हूं ना। ले भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिख दिया। अब इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के बाद देखिए स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस। इलास्टिक मॉड्यूलस की फॉर्म में स्ट्रेन एनर्जी की बात करेंगे। देखें जी, ये है मेरे पास इलास्टिक कांस्टेंट जो कि बराबर है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बड़ा डिटेल में पढ़ा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। और ये है बेटा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब जरा आगे चलते हैं, स्ट्रेस किसके बराबर होता है, F ओवर A। कौन सी फोर्स है, F1 फोर्स है। लो भाई F1 ओवर A। इसके बाद अब स्ट्रेन क्या होता है जी, L1 ओवर कैपिटल L। क्या मतलब भाई, देखो जो डिफॉर्मेशन हुई वो L1 की हुई, यानी कि L1 क्या है हमारे पास, डेल्टा L है, और बाकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो मेरे पास क्या है बेटा, L है मेरे पास ओरिजिनल लेंथ। अब आगे चलते हैं, बड़ा सिंपल सा काम किया यहां हमने कि ये डिनोमिनेटर में है बेटे, ये उठ के ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा F कैपिटल L यानी कि ओरिजिनल लेंथ वाला L डिवाइडेड बाय A L1, यानी कि L1 कौन सा, जो कि चेंज इन लेंथ आ रहा है। अब आगे देख लेते हैं, F1 इज इक्वल टू EA L1 ओवर L मेरे पास डिजायर एक्सप्रेशन बन गया। मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। अब हमने ये देखो, जरा गौर करो, ये जो मैंने एक्सप्रेशन डिटरमाइन किया है, क्या ये फोर्स का F1 फोर्स का नहीं है, ये F1 फोर्स किधर है, ये देखो यहाँ F1 फोर्स है ना। तो बच्चे इसको यहाँ से उठाकर इस F1 की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट कर दें। अब देखिएगा जब इसको L1 की जगह पर, सॉरी F1 की जगह पर यहाँ मैंने पुट कर दिया, तो क्या हुआ जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। F1 की जगह पर क्या आ गया, EA L1 ओवर कैपिटल L इनटू L1, जो कि इस फॉर्मूले का L1 है। अब जरा गौर करें, ये L1 इधर मल्टीप्लाई हुआ, फाइनल एक्सप्रेशन बन गया बेटा ये वाला। अब ये जो एक्सप्रेशन मैंने बनाया है, इसके बारे में ये मैंने सारी नीचे थ्योरी लिखी है। कहते हैं जनाब, अगर आपने एक्सटेंशन L1 से बढ़ाकर L2 तक लेकर जानी है तो वर्क डन जो होगा वो डिटरमाइन होगा बाय यूजिंग द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या मतलब है भाई, इसने ये क्यों कहा, वहां एरिया ऑफ ट्रायंगल वैलिड क्यों नहीं है, जरा गौर करें। देखें, अगर L1 ये है, ये पॉइंट है बेटा L1, इससे बढ़ाकर इधर तक लेकर आनी है। अब जरा गौर करें, तो ये मेरे पास ट्रायंगल तो नहीं बनता, ये मेरे पास ट्रायंगल तो नहीं बनता। वही काम करेंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे ताकि फोर्स कांस्टेंट रहे, वर्क डन कांस्टेंट रहे। जितने भी एरिया एलिमेंट्स होंगे उनको सम करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा आसान काम क्या है कि आप इस जगह पर एरिया ऑफ ट्राइपीजियम को पुट करें, और वो किसके बराबर होगा बेटा, जैसे यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्क के बराबर था, इस जगह पर अगर आप L1 से आगे जाएंगे तो
तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा। अब देखते हैं भाई इसके बाद कि ये जो इक्वेशन मैंने ड्राइव की इक्वेशन ए मैंने इसको नाम दिया है, ये इक्वेशन ए वैलिड है, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक दोनों के लिए वैलिड है। यानी कि आप इलास्टिक की भी बात कर सकते हो इसको लेकर और नॉन इलास्टिक की भी बात कर सकते हो। आगे चलते हैं। एक ये जो मैंने बात की है, ये जो मैंने 4 एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो मैंने बात की है, ये बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ये बाकायदा तौर पर इसको ड्राइव भी किया। बड़ी सिंपल सी बात है, आपने जो शुरू में फार्मूला लिखा ये वाला, फोर्स इज इक्वल टू 1/2 F1 इंटू L1, ये जो बच्चे आपने फार्मूला ड्राइव किया है, आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस फार्मूले के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। किससे? AL से। ये मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया। अब जब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया, ये डिवीजन वाले को ज़रा गौर कीजिएगा। इस डिवीजन वाले में ये मैं बल्कि ना इसको यहाँ थोड़ा सा वादे करके लिख देता हूँ। मेरे पास है जी W इज इक्वल टू 1/2 F1 L1 डिवाइडेड बाय AL मल्टीप्लाई बाय AL। अब ज़रा गौर करें कि जैसे बच्चे इस जगह पर हमने किया था, यहाँ मैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको कर रहा हूँ। रिवर्स ये इधर से इधर आया था, अब इसको यहाँ से मैंने इस प्रोसेस में लेकर जाना है, रिवर्स प्रोसेस में लेकर जाना है। कैसे करेंगे? F1 ओवर A डिवाइडेड बाय L1 ओवर कैपिटल L। अब क्या है भाई, ज़रा गौर करें, 1/2 ये है मेरे पास, स्ट्रेस बन गया, ये फार्मूला स्ट्रेस का है, और ये मेरे पास फार्मूला टेंसाइल स्ट्रेन का है, और ये मेरे पास AL है, और यहाँ मेरे पास वर्क है। इस AL को इज इक्वल टू के उस साइड पर लेकर जाकर डिवाइड कर दें। W ओवर AL इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो अब मैं यहाँ एक बात कर सकता हूँ क्या कि वर्क डन, वर्क को पहले भी एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हुआ था, वर्क डन इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं यहां इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, एनर्जी, और ये AL क्या है? वॉल्यूम है। तो मैं इधर एनर्जी, ये देखिएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ये क्या है? वॉल्यूम AL। यहां से देखिएगा AL वॉल्यूम के बराबर इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यानी कि जो मेरे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो मेरे पास है वो किसके बराबर होती है? 1/2 स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब इसको ज़रा मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ बच्चे। सबसे पहले स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल में एक डेफिनेशन है, वर्क डन इन डिफॉर्मिंग अ मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। इससे ज़रा बेहतर डेफिनेशन हमने निकाली कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी। भाई किस लिए? वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है? ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जैसे बेटा आप लोग मैट्रिक में भी एक करते होते थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्प्रिंग था, उसके साथ वेट अटैच होता था, आप उसको खींचते थे। अब उसके स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, कौन सी? इलास्टिक। क्यों स्टोर हुई? क्योंकि आपने जो उसके साथ मैस अटैच है उसको खींचा है। जब आप मैस को छोड़ोगे ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपने क्या किया? डेल्टा एक्स एक्सटेंशन हुई, फोर्स एक्सर्ट की, तो वर्क डन जैसे वहां हुआ था वैसे ही बिल्कुल यहाँ होना है। इसमें कोई और ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा एक सिंपल सी एक बात है। मॉलिक्यूल्स के अंदर ये तनाव पैदा हुआ, खिंचाव पैदा हुआ, स्ट्रेचिंग पैदा हुई, उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे आप वो खिंचाव तनाव की जो फोर्स है उसको ख़त्म करेंगे, अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाते हैं तो भाई हम कहेंगे ये इलास्टिसिटी है।
अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर नहीं आते तो हम कहेंगे ये क्या है बेटा, प्लास्टिसिटी है। ऐसे ही इधर आ जाएं भाई, ग्राफ बनाया, ग्राफ में क्या था, हमने y एक्सिस पर फोर्स ली और x एक्सिस पर हमने लेंथ ली। अब जरा गौर करें कि मेरे पास जो फोर्स है F1 y एक्सिस पर है, अब मैंने F1 तक जो फोर्स लगाई तो मेरे पास जो एक्सटेंशन आई वो कहाँ तक आई, L1 तक। F1 फोर्स के लिए एक्सटेंशन L1 तक आई। अब देखें भाई, ये जो फोर्स हमने बनाई थी ये L1 और F1, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की ड्रॉ की, ये मेरे पास F1 और ये मेरे पास, और ये L1 और ये मेरे पास F1। ये चीज़ एक ट्रायंगल बन गया है, ये मैंने सर्कल कर दिया, ये है ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दें और हर एरिया, हर एक जो स्मॉल जो मेरे एलिमेंट्स बनाए हैं, हर एक की डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x है और वो इतनी स्मॉल है कि भाई उधर फोर्स कांस्टेंट है। जब बेटा वहाँ फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये भाई हमने वो भी लिख दिया। अब देखें भाई, इसके बाद बात ये है कि जितना ये जो मैंने चीज़ लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कि जितना इस जगह पर मैंने स्मॉल एरिया एलिमेंट्स को बनाया है, वो तमाम तर एरिया एलिमेंट्स जो मैंने बनाए हैं डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट के, उन सारों को मल्टीप्लाई करके उनका वर्क डन कैलकुलेट करना था। अब हमने क्या किया, हमने कहा नहीं यार, इससे बेहतर काम करते हैं, आसानी पैदा करते हैं। लो भाई, आसानी क्या बेटे पैदा की कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये है एक ट्रायंगल, हमने देखा इसकी शेप क्या है, इसकी शेप थी ट्रायंगल। हमने कहा यार अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा ना, वर्क डन उसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर वर्क डन हुआ। और फिर आगे हमने बात की, ये वर्क डन जैसे मैंने वहाँ बताया, वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लिहाजा हमने इस एक्सप्रेशन को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दिया। फिर स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस में सिंपल जो एक इलास्टिक कांस्टेंट होता है E इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, वो लिखा और उसके बाद स्ट्रेस की वैल्यू पुट की, स्ट्रेन की वैल्यू पुट की और उससे हमने F1 को डिटरमाइन करके ये जो मैंने इक्वेशन 1 बनाई है इसमें F1 पुट कर दिया। मेरे पास बेटा स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल आ गई। अब देखिएगा, अगर मैंने L1 से L2 तक जाना है, इससे ज़्यादा आगे एक्सटेंशन करनी है, ज़्यादा आगे फोर्स पैदा करनी है, तो क्या है, ये तो था एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा था, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा। जब ये ट्रायंगल नहीं बन रहा तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ आप लेंगे, वही स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करोगे, हर एक का वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम करेंगे। फिर फाइनली ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया, ये वाला जो ए इक्वेशन है, ये इलास्टिक नॉन इलास्टिक दोनों मटेरियल्स के लिए वैलिड है। फिर आगे हमने एक और प्रूव किया जो कि किसके बारे में था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में था। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, और उम्मीद है कि अब हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे या फिर आपके साथ एक इन कैंपस क्लासेस का आगाज़ इंशाल्लाह हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। तो अच्छा पढ़ें और उम्मीद है कि आप लोग सब जो हैं वो अच्छे तरीके से कॉलेज आएंगे और पंक्चुअल होंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।